हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इन द लास्ट लेक्चर ऑफ 11th 12th क्लास वी हैव डिस्कस द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कल कंसीडर किया था कि हमारे पास अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू थी वो क्या थी, ILB साइन थीटा। तो कल हमने ये सॉल्व किया था। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया था तो हम आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे, दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। आज हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसकी वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो हमने दो पैरेलल कंडक्टर कंसीडर किए, AB एंड CD, विच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हैं। लेट I1 एंड I2 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर AB एंड CD। तो हमारे पास जो AB कंडक्टर है इसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है और जो कंडक्टर CD है इसके अंदर करंट I2 फ्लो करता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या थी, हमारे पास फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अगर करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें A से B की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर देखो, अगर मैं P पॉइंट पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ये कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या है, इनवर्ट टू द बोर्ड, यानी बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है। तो हमारे पास हम क्या है, अंदर की ओर कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के द्वारा शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डेवलप्ड एट एनी पॉइंट P। तो हमने मान लिया कि इस कंडक्टर के ऊपर जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लिया किसी भी पॉइंट P के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या है, B1। तो ऑन CD ड्यू टू द करंट इन AB, तो जो AB के अंदर करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा कंडक्टर CD के ऊपर एट पॉइंट P, दैट विल बी B1। तो हम उसको किससे नोट कर सकते हैं, B1 से। तो हमें पता है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है तो हमने एक सबसे पहले एक आर्टिकल किया था, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर था और वहां पर किसी भी A डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो वो वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई में A। वहां पर A कंसीडर किया था, यहाँ पर R से शो कर रहे हैं तो R रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है। अब ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट कंडक्टर के कारण हुआ तो हम इसको B1 मान लेंगे। तो फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B1 है और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1। तो इसमें करंट कितना है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, I1 है, बाई में R। तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण कितना फोर्स पैदा होगा, कितनी लेंथ के ऊपर पैदा होगा। जो कंडक्टर CD है उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, जो कल हमने फॉर्मूला किया था, फोर्स की वैल्यू क्या थी, ILB साइन थीटा। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ, यूनिट का अर्थ है 1 मीटर, कि 1 मीटर डिस्टेंस मान ले। तो अगर L की वैल्यू 1 पुट करें तो वहां पर अगर L की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी I2B1। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये फोर्स है सेकंड कंडक्टर के ऊपर लगेगा। तो फोर्स की हम वैल्यू क्या रखेंगे, F2। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जानते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फादर मदर चाइल्ड, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड से करंट। अगर हम देखो करंट की वैल्यू गिवन है तो करंट क्या है, ऊपर की ओर, तो करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो यहाँ पर देखो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंगूठा कहाँ पर आ गया, ये जो कंडक्टर AB है इसकी तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग रूल के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर F2 की वैल्यू क्या होगी,
I2 B1। तो यहां पर देखो F2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 और B1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, दैट विल बी म्यू नोट बाई 4 पाई टू I1 बाई में R। ठीक है, तो यहां पर F2 की वैल्यू देखो I1 और I2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या थी, म्यू नोट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई R। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने फर्स्ट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू को देखेंगे, और कंडक्टर AB के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कितनी लेंथ के ऊपर लगाएगा। तो अभी देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, करंट है वो CD के अंदर ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर हम इसके लेफ्ट में देखेंगे तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या है, बाहर की ओर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें ऐसे बाहर की ओर आएगा। ठीक है, उसको हम B2 से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके कि जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो करंट क्या है, ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो यहाँ पर करंट क्या है, ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर, तो फोर्स क्या है, इधर जाएगा। तो फोर्स क्या है, AB से क्या करेगा, CD की ओर लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो हम सिमिलरली इसी प्रकार से जैसे हमने F2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, ऐसे ही F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा सेकंड कंडक्टर के कारण, तो उसको वैल्यू भी हम लिख सकते हैं F1 किसके इक्वल होगा, I1 L क्रॉस में B। तो यहाँ पर B2 की वैल्यू भी ऐसे लिख देंगे, B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट बाई 4 पाई टू I2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करोगे द फोर्स विल बी सेम एज इज ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड जो इक्वेशन है वो हमें F1 की वैल्यू को बताएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड and the current is flowing in the same direction, then they will attract each other, they will repel each other, nothing can be said। तो वहां पर हम अगर देखेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ लगा रहा है, तो यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि अगर कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो वहां पे आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आता है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको कि करंट को 1 एम्पियर कब बोलते हैं। करंट हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर करंट को देखें एम्पियर में मापते हैं, चार्ज को कूलम में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो अगर 1 एम्पियर की हमने डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगी, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, तो हम कह सकते हैं करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो ये 1 एम्पियर करंट की हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड यूनिट या करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये यूनिट लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कंडक्टर्स की फॉर्म में पूछे 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, अगर आप सिलेबस में देखोगे वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि हमारी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होगी। तो वहाँ पर देखोगे हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई में R। तो ये थी। अगर हम इसमें स्पेशल केस कंसीडर करें, I1 और I2 क्या हो, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है और वो कितना है 1 एम्पियर। तो हमने I1 I2 को 1 एम्पियर कंसीडर कर लिया। इफ दीज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो हम ये R की वैल्यू भी 1 पुट कर देंगे। तो हम अगर फोर्स की वैल्यू देखें तो हमें पता है म्यू नोट बाई 4 पाई, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁷। साथ में क्या है 2, I1 I2 1 1 और R की वैल्यू भी 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी कम्स आउट 2 × 10⁻⁷ और फोर्स क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम इसके अनुसार बता सकते हैं कि फोर्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर हम अब 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज दैट मच करंट।
कि 1 एम्पियर वो करंट होगा विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स, जब वो दोनों पैरेलल कंडक्टर्स के अंदर से फ्लो करेगा इन फ्री स्पेस। और कहां पर रखे हो वो फ्री स्पेस में, क्योंकि ये परमिएबिलिटी है वो कहां पर है फ्री स्पेस में। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। विल अट्रैक्ट और रिपेल, वो चाहे अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे एक दूसरे को विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो हम उसको क्या बोलेंगे 1 एम्पियर करंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। आप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से करना। और मैं बार बार कहता हूँ फिजिक्स है वो इंटररिलेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। अगर आपने फर्स्ट टॉपिक नहीं किया, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आप आगे वाले प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी फिजिक्स को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से उसको पढ़ना शुरू करें, ताकि हमें सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाए, इंटररिलेशन याद हो जाए। तब अगर हमें ये याद हो जाते हैं तो फिजिक्स है वो काफ़ी आसान आपको लगेगी। ओके, थैंक यू।